बिहार या बिहारी ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ लोगों के दिमाग में आईएएस आईपीएस आ सकते हैं क्योंकि बिहार से बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर या कोई गरीब देश टाइप इंसान या एक पिछड़ा हुआ स्टेट आता है। पर ऐसा क्यों है? क्यों बिहारी एक स्लैंग बन गया है? और क्या बिहार हमेशा से ऐसा पिछड़ा हुआ था? इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की आबादी में 50% से ज्यादा आबादी को गरीब बताया गया है। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। नंबर 1 पर कैपिटा इनकम। सिंपल शब्दों में समझे तो एक एरिया के अंदर एक इंडिविजुअल ऑन एवरेज कितना पैसा कमाता है, और ये बिहार में लगभग 45 है, जो इंडिया के नेशनल पर कैपिटा इनकम 17,000 से काफ़ी कम है। वहीं बिहार की 50% ज़्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन आज भी कॉमन है। कुछ टाइम पहले ही 1700 करोड़ की लागत से बना पुल कुछ ऐसे गिर जाता है। This was for the second time within a year. No loss of life is... पर सवाल यह है कि बिहार आखिर इतना पीछे कैसे चला गया? तो बिहार के पिछड़ेपन के एक नहीं कई कारण हैं, और इसे मेनली 5 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके वजह से कई मिनरल रिच स्टेट से बिहार को नुकसान हुआ। नंबर 2 जमींदारी सिस्टम। नंबर 3 कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। नंबर 4 एजुकेशन। और नंबर 5 लैक ऑफ फंड्स। इन पांचों पॉइंट्स को हम एक एक करके समझते हैं। बिहार में जो आज के टाइम प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आज शुरू हुई है। दरअसल इसकी न्यू अंग्रेजों के टाइम में ही पड़ी। 1793 ब्रिटिशर्स ने उस टाइम के बंगाल प्रेसिडेंसी में, उस टाइम बिहार भी आता था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास किया। क्योंकि ब्रिटिश को जो बंगाल प्रेसिडेंसी से इनकम होती थी वो ज़्यादातर लगान पर डिपेंडेंट था, जो किसानों से आता था, और उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था, जिसे ब्रिटिश और बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो बहुत ही पेचीदा था, इसलिए उस टाइम के बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा कि जो टैक्स कलेक्शन का काम है जमींदारों को दे देते हैं, जो पहले भी टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। लेकिन इसके कुछ सालों में बंगाल प्रेसिडेंसी में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो कम होने लगा, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स मिलता था वो भी कम होने लगा, और इसलिए 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास किया। इस एक्ट में कहा गया कि जो 1793 का साल है, उस साल जमींदार जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे उसका 19% टैक्स उन्हें हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो इनकम फिक्स हो गया। लेकिन ये किसानों के लिए सही नहीं था, क्योंकि खेती में कभी फसल होती है कभी नहीं होती है, लेकिन टैक्स उन्हें उतना ही देना होता था। जबकि इसके कंपेरिजन में और स्टेट जैसे मुंबई और मद्रास में ऐसा नहीं था। वहाँ किसानों को अपने उत्पादन के आधार पर टैक्स देना होता था। अगर उत्पादन अच्छा हुआ तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, अगर बाढ़ या सूखा गया तो कम टैक्स देना होता था। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी में ऐसा नहीं था, जिसके कारण बिहार के किसान और गरीब होते चले गए। और उसमें एक और चीज थी कि जो किसान अपने टैक्स नहीं दे पाते थे, जमींदार उनसे उनकी जमीन ले लेते थे। अब 1947 में देश आजाद हो गया और जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये सिस्टम ग्राउंड लेवल पर चलता रहा, और बिहार में लैंड रिफॉर्म भी किए गए, लेकिन ये सही से नहीं हो सका और जमीन कुछ लोगों तक सीमित रह गई। अब जब देश आजाद हो गया तब तो बिहार को विकास करना चाहिए था, क्योंकि बिहार में बहुत से मिनरल थे, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे कारण था ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब ये क्या था? दरअसल से इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया था 1953 में। इस पॉलिसी के तहत अगर आप देश के किसी भी स्टेट में अपनी एक फैक्ट्री लगाते हो और उसके लिए आपको जो भी कच्चे माल की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसे देश के किसी भी स्टेट से मंगवाते हो, ट्रांसपोर्ट करवाते हो, तो उस पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी। सिंपल शब्दों में समझे तो आप एक कपड़े की फैक्ट्री गुजरात में सेटअप करते हो, और उसके लिए आप कॉटन चाहे बिहार से ट्रांसपोर्ट करवाओ फिर केरल से, आपको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट सेम पड़ेगा। अब इससे ये हुआ कि जो बिजनेसमैन बिहार में अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री को वैसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जहाँ पोर्ट थे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि उन्हें कच्चे माल को लाने के लिए सेम ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पूरे देश में पड़ने वाला था। अब जैसे टाटा कंपनी ने प्लान करा था कि वो बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, और जिससे नुकसान हुआ बिहार जैसे स्टेट को जिनके मिनरल को एक्सप्लॉइट किया गया, और फायदा हुआ ऐसे स्टेट को जिनके पास पोर्ट थे, और इसकी वजह से बिहार में कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं सका। इस एक गलत पॉलिसी की वजह से बिहार उड़ीसा जैसे स्टेट के मिनरल को एक्सप्लॉइट किया गया। हालांकि 1981 में इस पॉलिसी को हटाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। किसी भी स्टेट के विकास के लिए वहाँ की पॉलिटिक्स सबसे जिम्मेदार है, लेकिन अगर आप बिहार के पॉलिटिक्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1947 से 2015 तक यानी 70 सालों में बिहार में 40 चीफ मिनिस्टर हुए। वहीं कई चीफ मिनिस्टर तो बस कुछ महीनों के लिए ऑफिस में रहे हैं। तो अगर इतनी स्टेबिलिटी होगी गवर्नमेंट में, तो स्टेट के विकास के लिए क्या प्लान बना पाएगी। वहीं बिहार में 70 के दशक बाद कई पॉलिटिकल पार्टी बनी, लेकिन ये पार्टी ज़्यादातर कास्ट बेस्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से लोग कैंडिडेट को उसकी कास्ट देखकर वोट करते थे, ना कि उसके डेवलपमेंट को देखकर। और एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आज
भी बिहार में जारी है। दूसरी चीज जो हुई है करप्शन। बिहार के पॉलिटिक्स में करप्शन पूरी तरह से हावी है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए ज्यादा पैसा इंडस्ट्री से ही आते हैं, जो कि बिहार में है नहीं, जिसकी वजह से पॉलिटिशियन से जहां हो सका वहां पे उन्होंने करप्शन किया। अब जिस स्टेट में पहले से इतनी फंड की कमी हो, अगर वहां पे इतना करप्शन होगा तो स्टेट अपने आप पीछे चला जाएगा, और वही हुआ बिहार के साथ। एक सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार को पूरे देश में नंबर 2 पे रैंक किया गया है करप्शन के मामले में। वहीं बिहार के 75% लोग मानते हैं कि उन्हें किसी काम को कराने के लिए पैसे देने होते हैं। अब ये सब प्रॉब्लम तो थी ही बिहार में, लेकिन 2000 में एक और इंसिडेंट हुआ जिसने बिहार को और पीछे कर दिया। 2000 में झारखंड स्टेट को बनाया गया बिहार से अलग करके, और जो मिनरल रिच लैंड था वो चला गया झारखंड के पास, और बिहार के पास बच गया एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन इसमें भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ोतरी हो सके, और ना ही किसी तरह की सब्सिडी दी गई फार्मर्स को, क्योंकि स्टेट के पास फंड ही नहीं था। जबकि इसके कंपेरिजन में आप देखोगे पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक जैसे स्टेट में जहाँ पे गवर्नमेंट फार्मर्स को बिजली में सब्सिडी देती है जिससे किसानों को फायदा होता है, लेकिन बिहार में है ही नहीं। जिससे जो फार्मिंग करने का कॉस्ट है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो आउटपुट है फसल का वो उतना ही है, जिससे फार्मर्स को बेनिफिट नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन के। किसी भी स्टेट या देश के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है एजुकेशन। और अगर आप बिहार में बाहर से देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा IAS, IPS बिहार से ही आते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। आप बिहार के सरकारी स्कूल को देखोगे, जिसके आजकल कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, टीचर्स को ABCD नहीं आता है, वो सही से हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे आप सोच सकते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी बिहार का राजधानी दिल्ली है। मैथमेटिक्स जानती हैं क्या होता है? हाँ, स्पेलिंग बताएंगे। MATHES। वहीं बिहार गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्रा की भी अपॉइंटमेंट करी, लेकिन इसमें ऐसे लोगों को अपॉइंट किए गए जिन्होंने टेक एग्जाम भी क्लियर नहीं किया था, और सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया जिन्हें खुद पढ़ाई की जरूरत है। स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार फंड देती है, लेकिन ये फंड बिहार को हमेशा से ही कम मिला है। जैसे 1951 से 2012 तक पर कैपिटा इनकम के बेस्ट पे ये फंड सबसे कम बिहार को ही मिला है, जबकि उसके कंपेरिजन में हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात से स्टेट को इससे कहीं ज्यादा फंड मिला है। वहीं बिहार की गवर्नमेंट खुद सही से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाई, और कोई इंडस्ट्री न होने की वजह से उनके पास टैक्स कलेक्शन के ऑप्शन भी कम है, जिसकी वजह से स्टेट के पास फंड ही नहीं है। वहीं जो फंड बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले भी, उसमें से भी वो 50% ही बस खर्च कर पाए, और ऐसा मैनेजमेंट की कमी की वजह से हुआ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे इंप्रूव करके बिहार को बेहतर बनाया जा सकता है। तो कई इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है कि बिहार को लैंड रिफॉर्म करने चाहिए, क्योंकि जमीन कुछ लोगों तक सीमित है। वहीं एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार के लोग मेनली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, और किसानों को भी सब्सिडी देने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट सुधार, बिहार में इंडस्ट्री को लाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की जरूरत है। वहीं इंडस्ट्री को सब्सिडी देने की जरूरत है, उनके लिए जमीन अवेलेबल कराने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में छोटे छोटे लैंड ऑनर है, तो एक फैक्ट्री को लगाने के लिए जमीन लेने के लिए कई लोगों से बात करनी पड़ती है, तो सरकार को इसे हैंडल करने की जरूरत है। तो ये है बिहार के पिछड़ेपन के कारण, और कैसे हम इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।